जम्मू कश्मीर के दो हिस्से हुए, लद्दाख को हमसे अलग किया गया और हमें रियासत से हटा के यूटी का दर्जा हासिल हुआ। कोई इलेक्शन आसान नहीं होता, हर इलेक्शन में अपने अपने मुकाबले होते हैं। इस इलेक्शन में बीजेपी की मुकम्मल कोशिश है कि जम्मू का वोट जो है वो कंसोलिडेट हो जाए बीजेपी के पीछे और वादी का जो वोट है वो बिखर जाए, और इसलिए हमने कांग्रेस के साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़ने का फैसला किया कि जहां तक हो सके हम इस वोट को तकसीम होने से रोकें। जमात इस्लामी के उम्मीदवार अपनी पार्टी के नाम पे तो लड़ नहीं रहे क्योंकि उन पे बैन लगा हुआ है, तो कुछ सीटों पे शायद उनका भी खतरा रहेगा। जब इसी तरह का फैसला इंजीनियर रशीद साहब के हक में आता है तो उसको वेलकम कौन करता है? यही बीजेपी वाले। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है ही है। अब मरकज ने कब कोशिश नहीं की है यहाँ इलेक्शनों में दखल देने की? ये तो जब से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं तब से कहीं ना कहीं इनका दखल। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब ने जब अपने मंशूर का ऐलान जम्मू में किया तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमें कुछ सीटों की कमी पड़ी तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पीडीपी के अलावा और किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। तो उसमें कौन है? तो जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन पार्टीज को अपने प्रॉक्सी के तौर पे तस्लीम करते हैं, सजाद लोन साहब को सिर्फ मेरी बात पे गुस्सा क्यों आता है? उनको तो पहले निशाना फिर होम मिनिस्टर साहब को बनाना चाहिए। फिर आप सपोज मत करिए, मैं वो सपोज करने के लिए तैयार ही नहीं हूं ना, आप मेरी रात की नींद उड़ा देंगे। फिर अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो समझदार हैं, वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और वो इन फिरका परस्त ताकतों को जम्मू कश्मीर में कामयाब होने नहीं देंगे। बीजेपी ने जम्मू के लिए क्या किया है? तबाही और बर्बादी के अलावा जम्मू के लोगों को बीजेपी से मिला क्या? मान के चलना होगा कि कम से कम वो जो पत्थरबाजी का आपने जिक्र किया वो आज इतना देखने को नहीं मिलता जितना बीच बीच में हम देख रहे थे। अलहदगी पसंद जो लीडर हैं वो अब बॉयकॉट कॉल देने से डरते हैं। खुलेआम घूम तो रहे लेकिन बॉयकॉट की बात कोई नहीं कर रहा है। अब ये इसलिए है कि उन्हें डराया या धमकाया जा रहा है या उनकी सोच में तब्दीली आई है, ये मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन चलिए, कम से कम अगर इतना ही फर्क आया है और अगर इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है तो वो क्रेडिट ले ले। इलेक्शन लड़ना हिंदुस्तान की जमहूरियत को कबूल करना है। आप बिना हिंदुस्तान की जमहूरियत को कबूल किए इलेक्शन लड़ नहीं सकते हो। आज के हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के मिस्टर उमर अब्दुल्ला। उमर साहब, तशरीफ आवरी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इस नाजुक मरहले में भी जबकि आप बहुत ज्यादा बिजी हैं इलेक्शन कैंपेनिंग में, तो आपने टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे इलेक्शन लड़े हैं। अगर हम पार्लियामेंट इलेक्शंस का जिक्र करेंगे, आपने 98, 99, 2004 और अभी 2024 का 4 इलेक्शन आपने लड़े हैं, जिसमें से एक को छोड़ करके 3 आपने जीते हैं। इसी तरह से असेंबली इलेक्शन के भी आपने लड़े हैं। अगर हम 2014 के सनवार और बिरवा को मान लेंगे तो वो भी 4 बनते हैं, अदरवाइज 3 है, 2002, 2008 और 2014 जो बिरवा से भी हुआ आपका। आप किस नजर से देखते हैं जो मौजूदा इलेक्शन चल रहा है जम्मू कश्मीर में, ये इंतखाबात जो चल रहे हैं यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, अवलीन इलेक्शन है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? पहली बात ये कि ये इलेक्शन 10 साल के अरसे के बाद आ रहे हैं। ये शायद इलेक्शन के दरमियान का जो फासला रहा है ये शायद सबसे लंबा वाला रहा। इससे पहले जो 90 और 96 का जो दौर रहा वो इतना लंबा नहीं था जितना ये वाला। और ये इलेक्शन पहले असेंबली के इंतखाबात हैं 5 अगस्त 2019 के बाद, जबकि हमारा जो आईनी रिश्ता बाकी मुल्क के साथ था उसमें तब्दीली लाई गई। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हुए, लद्दाख को हमसे अलग किया गया और हमें रियासत से हटा के यूटी का दर्जा हासिल हुआ। इन सब चीज़ों को अगर हम लेके चलें तो जाहिर सी बात है इन इलेक्शनों की अहमियत जो है बाकी इलेक्शनों के मुकाबले कई ज्यादा है। आप अपनी पार्टी पे आप जब नजर रखें, जाहिर है कि आप अपनी पार्टी के लिए यही यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो आप इसको बहुत सख्त, बहुत आसान या दरमियानी मानते हैं? कोई इलेक्शन आसान नहीं होता,
ہر الیکشن میں اپنے اپنے مقابلے ہوتے ہیں، کبھی حالات کی وجہ سے یا سیاسی جو سازشیں رچائی جاتی ہیں اس وجہ سے ان الیکشنوں میں اگر حالات کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہے، لیکن کچھ نئے سیاسی جو صورتحال بنی ہے اس کو لے کے اس کا کتنا اثر الیکشن پہ ہوگا، اب یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس الیکشن میں بی جے پی کی مکمل کوشش ہے کہ جموں کا ووٹ جو ہے وہ کنسولیڈیٹ ہو جائے بی جے پی کے پیچھے، اور وادی کا جو ووٹ ہے وہ بکھر جائے، وہ تقسیم ہو، اور یہاں کسی ایک پارٹی کو جو ہے زیادہ سیٹیں نہ ملیں۔ ہماری کوشش ہے، اور اس لیے ہم نے کانگریس کے ساتھ مل کے یہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا کہ جہاں تک ہو سکے ہم اس ووٹ کو تقسیم ہونے سے روکیں۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ بی جے پی کا آپ کی پرنسپل کانسٹیچوئنسی جو ہے کشمیر وادی، تو یہاں پہ ان کا جیسے کہ سب لوگ جانتے ہیں ان کا یہاں پہ نام نشان ہی تقریباً نہیں ہے، کسی ایک جگہ سے بھی نہیں لگ رہا ہے کہ کبھی الیکشن جیتیں گے ابھی بھی۔ اس کے علاوہ جو کانگریس پارٹی وہ آپ کے ساتھ ہے، جو ان کے اور بھی 2-3 پارٹیز ہیں جن کو آپ 18 سیٹنگ کہہ رہے ہیں، ان کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ 2024 کا جو لوک سبھا والا الیکشن ہوا ہے اس کے بعد ان کو کافی بڑا نفسیاتی دھچکا لگا ہے، جو بیشک نیشنل کانفرنس کو بھی لگا، لیکن آپ نے 2 سیٹس کشمیر کی اور لداخ والی سیٹ بھی جیت لی، اس وجہ سے وہ اتنا زیادہ ڈیمورلائزنگ نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ جس انداز سے یہ لوگ کودے تھے 2024 کے لوک سبھا والے الیکشن میں، الطاف بخاری صاحب، سجاد لون صاحب وغیرہ یہ سب آئے تھے، تو اس وقت کافی وہ ڈیمورلائزڈ لگ رہے ہیں، ان کی ویزیبلٹی اس وقت بہت کم ہے۔ تو جیسے کہ بی جے پی کا میں نے ذکر کیا، کانگریس کا میں نے ذکر کیا، تو پی ڈی پی جو ہے، پی ڈی پی ابھی وہ بھی ایک دھچکے سے دو چار ہو چکی ہے، ان کے بہت سارے لوگ نکل چکے ہیں مختلف پارٹیز میں، اور جس وقت یہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ ان کے لیے سب سے دشوار مرحلہ ہے 99 کے بعد سے اب تک۔ تو خطرہ کس کا ہے؟ کچھ سیٹوں پہ خطرہ پی ڈی پی کا ہے، کچھ سیٹوں پہ خطرہ جن پارٹیوں کا آپ نے ذکر کیا ان کا ہے، اور اس الیکشن میں ابھر کے اب ایک نئی جو ہے ایک نئی طاقت مان لوں یا ایک نیا جو ہے گروپ، وہ اب پہلی بار شاید 35 سال کے بعد الیکشن کے میدان میں اتر آئے ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیدوار اپنے پارٹی کے نام پہ تو لڑ نہیں رہے کیونکہ ان پہ بین لگا ہوا ہے، نشان ان کا پی ڈی پی نے اپنے لیے لیا ہے، لیکن وہ اپنے آرگنائزیشن کا استعمال کر رہے ہیں، اور جہاں تک ہم نے پچھلے دنوں دیکھا جلسے جلوس، جس طرح ہم الیکشن لڑتے ہیں ان کی بھی کوشش ہے کہ اسی طرح لڑے۔ ابھی تک 96 کے بعد جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، جہاں جہاں ان کا رول رہا ہے انہوں نے دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ خود الیکشن کے میدان میں اتر آئے ہیں۔ اب اس کا کتنا اثر پڑے گا، وہ کتنے ووٹ حاصل کر سکیں گے، یہ ابھی تک اس کا کوئی کسی کے پاس شاید اندازہ ہوگا نہیں۔ تو کچھ سیٹوں پہ شاید ان کا بھی خطرہ رہے گا۔ تو کل ملا کے ایسا نہیں ہے کہ ہم کشمیر کی وادی میں کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، ہر سیٹ پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اب کتنا مقابلہ ہوگا، کتنا ہمیں ان سے خطرہ ہے، اور آگے جا کے وہ کتنی سیٹیں جیت پائیں گے، یہ تو صرف 8 اکتوبر کو پتا چلے گا۔ آپ نے جماعت اسلامی کا ذکر کیا، 1998 میں انہوں نے پہلی بار مفتی محمد سعید کو سپورٹ دیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے نیشنل کانفرنس کو ہرایا تھا، اور پہلی بار انہوں نے لوک سبھا کا الیکشن یہاں سے جیتا تھا اننت ناگ سے۔ اور اس الیکشن میں جو آپ خود لڑ رہے تھے، پہلا آپ کا الیکشن تھا یہاں سری نگر سینٹرل کشمیر سے، اس الیکشن میں آپ کے کینڈیڈیٹ تو بے شک اس کو اپنی پارٹی کے لوگ بھی بتا رہے تھے کہ وہ ایک پولیٹیشین نہیں ہے، یوسف تینگ صاحب، وہ اس وقت بھی ان کو پبلک سروس کمیشن سے استعفیٰ دلا کر کے لایا گیا تھا۔ تو لیکن جو ہم نے محسوس کیا کہ یہ جگہوں پہ، حالانکہ مفتی صاحب اس وقت ابھی تک کانگریس پارٹی میں ہی تھے، انہوں نے ان کو سپورٹ دیا تھا اور وہ جیت گئے تھے۔ حالانکہ 99 والا جو الیکشن ہوا تھا تو وہ اس میں علی محمد نائک جو آپ کے کینڈیڈیٹ تھے اس سے وہ ہار گئے۔
लेकिन पीडीपी बनने के बाद 99 में जब पीडीपी महाराज वजूद में आ गई तो उसके बाद आया है, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं 2002 का इलेक्शन, 2008 का, 2014 का, इन सब इलेक्शंस में जमात इस्लामी के एक तबके ने बाइकआउट किया, हुर्रियत की कॉल पे, पाकिस्तान की कॉल पे, मिलिटेंट्स की कॉल पे, लेकिन एक तबके ने वोट डाला और वो 100% वोट चला गया पीडीपी को। अब पीडीपी को जो सीट्स मिलती थी, चाहे वो 12 हैं, 8 हैं, 6 हैं, ये ज्यादातर उनको मिलती थी साउथ कश्मीर में, पर्टिकुलरली शोपियान, कुलगाम और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से इनको मिलती थी। अब जब चूंकि वहां पे इस वक्त जमात इस्लामी ने खुद अपने 3-4 कैंडिडेट वहां पे उतार दिए हैं, तो ये सीधे हमारी नजर के मुताबिक ये तो पीडीपी का नुकसान है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो मैं मानता हूँ पीडीपी का नुकसान है, लेकिन इसका कितना ये जमात इस्लामी के कैंडिडेट कितना वोट अपने पीछे कंसोलिडेट कर पाएंगे वो भी देखना होगा। लेकिन बारामूला पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले किसी को ये नहीं लग रहा था कि इंजीनियर रशीद जीतेगा। हर किसी को लग रहा था कि वो ठीक है, वो अपने 1-1.5 लाख वोट ले लेगा और उससे ज्यादा नहीं। लेकिन वहां पे एक ऐसी हवा बनी, एक ऐसा सेंटिमेंटल उन्होंने कैंपेन चलाया, वहां लोगों के जज्बात को इस तरह इस्तेमाल किया कि वो सीट निकाल के जीत गए। अब क्या इसी तरह जमात वाले कर पाएंगे या नहीं? अब हाल ही में इंजीनियर रशीद साहब अदालत की इजाजत से अब 20 दिन के लिए कैंपेन करने आ रहे हैं। उसके कैंपेन का क्या असर पड़ेगा या नहीं? अगर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा? अभी ना आप ना मैं इस चीज का अंदाजा कर सकते हैं। इसका अंदाजा तो पोलिंग के आसपास पता चलेगा। ये जो एक नई जहत है जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में, क्योंकि पहले सेपरेटिस्ट को या जिनका भी कोई बैकग्राउंड होता था तो उनके खिलाफ केसेस लगाए जाते थे, सवाल ही नहीं था कि वो इलेक्शन में आ जाएं। अब ये लोग इलेक्शन में आ रहे हैं। आपने इंजीनियर रशीद का जिक्र किया, अवामी ये जो है इनकी इत्तेहाद पार्टी, और दूसरे ये जो है जमात इस्लामी, और उसके साथ साथ सरजान बरकती जिनका आपने खुद जिक्र किया है कि वो उन्होंने एक मकसद के तहत गांदरबल से और बीरवा से फॉर्म भरा। आपने उनका अपने इंटरव्यूज में उसका बता दिया है। अब एक नई जहत इसमें आ चुकी है, आप इसको किस नजर से देखते हैं? एक ऑर्गेनिक एक एक्सपेंशन है इंडियन डेमोक्रेसी की तरफ से तो अच्छी बात है कि जो लोग इलेक्शन में खुल के हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं थे वो अब आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं तो उनको पिछले 35 साल का तो हिसाब किताब देना होगा। आखिरकार ये पिछले 35 साल फिर थे किस लिए? लेकिन वो उन्हें पूछ नहीं रहा ना कोई हिसाब। जब आपको देखिए ना, हम तो अपने तरीके से पूछेंगे, लेकिन पूछने वाले कौन है? आप लोग हैं ना। हम लोग हैं जो अखबार के जरिए खबर पहुंचाते हैं, जो टीवी के जरिए पहुंचाते हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाते हैं। देखिए, जब मैं सवाल करूंगा तो जाहिर सी बात है कि मेरे सवाल पे लोग थोड़ा सा शक करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि मुझे इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। लेकिन जब इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स आपकी तरह इस तरह के सवाल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि इन सवालों का लोगों को जवाब मिलेगा। जब ये इलेक्शन हुआ, मैं फिर जिक्र करूंगा इसके हालिया इलेक्शन में जिसमें आपको हराया गया, इसके जब हम देखते हैं ना, आपका इसका एनालिसिस जब करते हैं, आप बोले पहले सजाद लोन बोले आपके खिलाफ, आप बोले सजाद लोन के खिलाफ, इंजीनियर रशीद के खिलाफ कोई बोला नहीं, इवन पीडीपी वाला भी नहीं बोला। इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ उस वक्त बोलना जरा मुश्किल था, और इसलिए कि वो जो इमोशनल कैंपेन पे उनके बेटे उतर आए, उन्होंने 2 चीजों पे लोगों से वोट मांगे। कहा जी मेरे बाप को फांसी से बचाना है, वोट दो। अब ये हम आज जानते हैं कि ये सरासर लोगों से उस वक्त झूठ बोला जा रहा था, क्योंकि जिन इल्जामों में इंजीनियर रशीद साहब गिरफ्तार हैं उनमें फांसी सजा है ही नहीं, तो उनको कभी फांसी लगनी ही नहीं थी। लेकिन उसके साथ साथ फिर वो कैंपेन में ये कह रहे थे कि बाप को जेल से निकालना है, वोट दो। हालांकि हम जानते हैं कि वोट के जरिए बंदा जेल से निकलता नहीं है। अगर वोट के जरिए किसी ने निकलना होता तो अरविंद केजरीवाल साहब आज जेल में होते नहीं, मनीष सिसोदिया साहब 18 महीने के बाद जेल से नहीं निकलते, झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन साहब वो गिरफ्तार होते नहीं, और इस तरह कई सारे और मिसाल हैं जो मैं पेश कर सकता हूं। लेकिन एक जज्बाती कैंपेन था। अब हम क्या कहते? हम क्या लोगों को कहते नहीं जनाब इंजीनियर साहब को फांसी लगने दो, हमें वोट दो, या इंजीनियर साहब को जेल में सड़ने दो, आप हमें वोट दो? हम ये कह नहीं सकते थे। तो उस जज्बाती कैंपेन का उस दौरान मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन आज जिस तरह हालात बन रहे हैं, आपने सरजन बरकती की बात की, सरजन बरकती अब ये बात तो क्लियर है कि उसको सिर्फ मेरे पीछे लगाया गया,
जम्मू कश्मीर में 90 असेंबली की सीटें हैं, उन्होंने सिर्फ वो सीटें चुनी जहां मुझे या तो लड़ना था या उनको गलतफहमी हुई कि मैं लड़ने वाला हूं। उनको शायद ये लगा कि क्योंकि मैंने पहले भी बीरवा की नुमाइंदगी की है तो इस बार भी मैं बीरवा से कागज भरूंगा, जो उनसे गलती हुई। नहीं तो मेरे दोनों सीटों पे इन्होंने सज्जन बरकती को मेरे पीछे लगाना था, जिस तरह इन्होंने इंजीनियर रशीद को लगाया। अब मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये सवाल तो उठना चाहिए कि एक बार तो चलो हम समझ सकते हैं इंजीनियर रशीद का लड़ना, लेकिन ये सज्जन बरकती जिसका ना गांधरबल से कोई लेना देना, ना बीरवा से कोई लेना देना है, तो खुद जैनगीर से, इनका यहां से आके इलेक्शन लड़ने का क्या मतलब, अगर कि उसको मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़वाया नहीं गया। आपका यकीन है इस बात पे कि जो एजेंसीज थे कि वो बिल्कुल इस बात से नावाकिफ थी कि आप कहां से लड़ने वाले हैं जब आपने बडगाम से फॉर्म भरा? अगर वो इसके पीछे हैं मरकजी सरकार और भारतीय जनता पार्टी। मैं इतना तो जानता हूं कि ज्यादातर इंतजामिया के जो लोग हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं बीरवा से कागज भरूंगा, और मेरे दोस्तों को, साथियों को, पार्टी में जिनके साथ मैं काम करता हूं, कईयों को फोन आए उस दिन कि ये आपने क्या कर दिया, आप बीरवा नहीं गए, बडगाम कैसे गए। उनको शायद लग रहा था कि बडगाम से कोई और उठेगा और मैं बीरवा से कागज भरूंगा। इनके खिलाफ मतलब आप जैसे कि आप बता रहे हैं कि इनका मुकाबला डायरेक्टली हमारे साथ है और उनको झोंक दिया गया हमारे खिलाफ आपका मुकाबला करने के लिए, तो ये जरा बताएं कि आप, जैसे कि आपने कहा कि हम लोगों को नहीं कह सकते कि इंजीनियर रशीद को उस वक्त कह नहीं सकते। आज शायद उनके खिलाफ कैंपेन करना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा, क्योंकि अब मुझे खुद ये समझ नहीं आता बीजेपी अलग अलग अंदाज में बात क्यों करती है एक ही चीज को लेके। अब जब अरविंद केजरीवाल साहब को अदालत के जरिए कैंपेन की इजाजत दी गई थी पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान, जब सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने इजाजत हासिल की, उस बात की बीजेपी ने सख्त मुखालफत की। मुल्क भर में उन्होंने उसके खिलाफ एक कैंपेन किया कि ये कैसे हो सकता है, किसी आदमी को सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए कैसे छोड़ा जा सकता है, और जगह जगह जाके उन्होंने अदालत के इस फैसले की मुखालफत की। अब जब इसी तरह का फैसला इंजीनियर रशीद साहब के हक में आता है तो उसको वेलकम कौन करता है? यही बीजेपी वाले। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है ही है। जब हम ये इंप्रेशन देते हैं अपनी नई जनरेशन को कि इनको एक मकसद के तहत लाया गया है, कि हम ये तो नहीं बता रहे हैं कि ये जो अदलिया है हिंदुस्तान का, ये वल्नरेबल है, ये हिदायत लेता है एग्जीक्यूटिव से और रूलिंग पार्टी से, तो क्या ये एक मंफी इंप्रेशन तो नहीं जा रहा है? अब मरकज ने कब कोशिश नहीं की है यहाँ इलेक्शनों में दखल देने की? ये तो जब से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं तब से कहीं ना कहीं इनका दखल रहा है। सियासी तौर पे करते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि अदालत पे एक हर्फ आ रहा है कि इनको इसी मौके पे क्यों छोड़ा जा रहा है। अब अदालत सबूत के बुनियाद पे फैसला करेगी। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि अदालत पे हुकूमत का दबाव रहा, लेकिन एजेंसियों ने कहीं ना कहीं इसमें फिर कोई नरमी दिखाई होगी ना। अच्छा, मतलब आप ये बता रहे हैं कि जो अगर जिस एजेंसी के तहत किसी को गिरफ्तार किया गया है, अगर वो एजेंसी ही अदालत को ये कन्वे करें कि आप हमें ज्यादा एतराज नहीं होगा अगर आप चंद दिन के लिए छोड़ें, तो फिर अदालत के पास क्या रास्ता है? उनके पास तो फिर छोड़ने के अलावा और कोई चारा है नहीं। सही बात है। जानना चाहेंगे आपसे कि महबूबा मुफ्ती ने पहली बार इन्होंने फ्रंटल अटैक किया इंजीनियर रशीद के ऊपर, उसके बाद कि जब उनके एक उम्मीदवार पे शोपियान में हमला किया गया था, तो उन्हें सीधा इल्जाम लगाया मरकजी सरकार पे और बीजेपी पे कि इनको झोंका गया है मैदान में। आपने सरजान बरकती के खिलाफ बताया, जबकि बात यह है कि चाहे जमात इस्लामी है, सरजान बरकती है, इंजीनियर रशीद है, इनका एक सेपरेट बैकग्राउंड रह चुका है। इस बात के बावजूद कि इंजीनियर रशीद पीपल्स कॉन्फ्रेंस से वाबस्तगी खत्म कर चुके थे 2008 में, और उसके बाद 2 इलेक्शन लड़े, और 2 बार इलेक्शन लड़ने के बाद आप खुद असेंबली में थे तो उनके नारे थे रायशुमारी, प्लेबिसिट, जो पाकिस्तान का स्टैंड है यहाँ पे, जो मेरे ख्याल से आपकी मौजूदगी में भी उन्होंने फ्लोर ऑफ द असेंबली पे दिए। उनके नारे हैं अटूट अंग नामंजूर, इंटीग्रल पार्ट नामंजूर। इस चीज को लेकर के इनको तो कंटेस्ट कर सकती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंजीनियर रशीद साहब की पॉलिटिक्स तो हम सब जानते हैं ना आप जी, लेकिन आज अब जब ये 20 दिन के लिए निकल आए हैं, मैं भी देखना चाहूंगा अगर ये इल्हाक के खिलाफ बात करते हैं, अगर ये रायशुमारी की बात करते हैं,
अगर ये वो अपने पुराने नारे जो हैं दोबारा दोहराते हैं। मैं सुनने के लिए अब बेचैन हूं। कल श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, मैं उनके मुंह से पहला नारा सुनना चाहता हूं जो उन्होंने असेंबली में हमें सुनाया, प्लेबिसाइड का, रायशुमारी का। मैं उनके मुंह से सुनना चाहता हूं कि वो अतुतंग नहीं, इल्हाक नहीं। देखें अब उनकी सियासत में कोई फर्क आया है या नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ इंजीनियर रशीद का भी मुकाबला है, लेकिन उनके खिलाफ वो डायरेक्टली इस तरह से बात नहीं करते जिस तरह से आपने की या महबूब मुफ्ती ने की। सज्जाद लोन ने 2-3 दिन पहले ये बता दिया कि उमर साहब को सब लोग जो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं वो उनको प्रॉक्सीज नजर आ रहे हैं। नहीं, मुझे प्रॉक्सीज नजर नहीं आ रहे हैं, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को प्रॉक्सीज नजर आ रहे हैं। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साहब ने जब अपने मंशूर का ऐलान जम्मू में किया तो उन्होंने ये कहा कि अगर हमें कुछ सीटों की कमी पड़ी तो हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी के अलावा और किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। तो उसमें कौन है? अपनी पार्टी, डीपीएपी, पीसी, एआईपी, आजाद उम्मीदवार। तो जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन पार्टीज को अपने प्रॉक्सी के तौर पे तस्लीम करते हैं, सज्जाद लोन साहब को सिर्फ मेरी बात पे गुस्सा क्यों आता है? उनको तो पहले निशाना फिर होम मिनिस्टर साहब को बनाना चाहिए, उसके बाद मुझे। मैंने तो सिर्फ वही कहा जो होम मिनिस्टर साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त दोहराया, मैंने नई बात कोई नहीं की। आपकी नजर में क्या हम ये मतलब आपको यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे इंटरवेंशंस कर रही है इस इंतखाबात में? क्योंकि जो पहले इंतखाबात हुए थे, जिनको पहले हम साफ सुथरे इंतखाबात कहते हैं 1977 वाले, जिस वक्त मोरारजी देसाई जनता पार्टी के, जो बाद में आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी बन गई, उसके वजीर आजम थे, और उन्होंने शेख साहब के खिलाफ एक बड़ा इत्तेहाद यहाँ पे बनाया था, जिस तरह से आज वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने वो बरमला तौर पर, एलानिया तौर पर कहा था कि ये हमारा इत्तेहाद है, इसके साथ हमारे लोग हैं, मौलाना मोहम्मद सईद मसूदी, मौलवी इफ्तिकार अंसारी, अब्दुल गनी लोन, जो भी यहाँ पे लोग थे, गुलाम मुहिद्दीन करा, उन सब लोगों को उन्होंने अपने साथ मिलाया था 1977 में। लेकिन आज तो ये उनको डिसोन कर रहे हैं, ये कहते हैं हम उनको जानते ही नहीं, हम अपनी बीजेपी के उम्मीदवारों को यहाँ पे लड़ा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि वो जो इलेक्शन हुआ था, जिसको हम शायद आप भी, क्योंकि उस वक्त जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए थे, कश्मीर वादी से 42 में से 39 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत ली थी, इस बात के बावजूद कि जनता पार्टी के जलसे में 50-60 हजार लोग पार्टिसिपेट करते थे, आज तो 2000 लोग भी किसी जगह जमा नहीं होते। क्या हम मान लें कि ये इंतखाबा उस इंतखाब से डिफरेंट है और ये इंडियन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे जो कश्मीरियों को एतमाद आया था उसमें कोई कमी लाएगा? उन इलेक्शंस के हवाले से तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मैंने उनके बारे में सिर्फ सुना है। उनमें तो मैंने कभी हिस्सा लिया ही नहीं था, मैं उस वक्त 7 साल का था। तो मैं उन इलेक्शंस के साथ मुकाबला मेरे लिए करना मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, दूसरों के बारे में मैंने सिर्फ दूसरों से सुना है। लेकिन ये सही है कि बीजेपी की तरफ से ये कोशिश जरूर की जा रही है कि कहीं ना कहीं जहां वो खुद नहीं जीत सकते वहां वो दूसरों की मदद करेंगे। मतलब आपको मुदाखलत नजर आ रही है, एक हाथ नजर आ रहा है कहीं पे? नहीं, हाथ तो कहीं पे है, वो है। कांग्रेस के साथ आपने प्रीपोल अलायंस किया, पहले प्रीपोल अलायंस नहीं था। 2008 में आपने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन प्रीपोल अलायंस नहीं था। प्रीपोल अलायंस सिर्फ 1986 में जब फारूक साहब और राजीव गांधी का इत्तेहाद हुआ था, और मीरवाइज फारूक भी उनके साथ थे शामिल, तो उस वक्त जब इत्तेहाद हुआ था, और 1987 का, हम उस इलेक्शन के बारे में भी जिक्र बेशक करेंगे। लेकिन उसके बाद 2002 में 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने तौर पे 1996-97 के इलेक्शन के अलावा हर इलेक्शन जो है हमने अपने तौर पे कर लिया है। तो इस वक्त आपको क्या लग रहा है, इसका मकसद क्या था? मेन मकसद कांग्रेस के साथ प्रीपोल अलायंस करना। एक तो हम इंडिया ब्लॉक के हिस्सेदार बने थे जी। हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था, और उसमें हमने 3 सीटें लद्दाख को जोड़ के कांग्रेस के लिए छोड़ी थी, 3 पे हम लड़े थे। और उन इलेक्शनों को हुए अभी 2 महीने भी, शायद 2-2.5 महीने हो गए हैं। आज फिर अगर हमने वो पार्लियामेंट के इलेक्शन एक साथ लड़ने के बाद अगर इन इलेक्शनों में हम अलहदा लड़ते, तो एक तो हमारे मुखालिफ जो है इस चीज को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते। दूसरा, हाल ही में हाई कोर्ट के जरिए एक फैसला आया था फारूक साहब के हक में ईडी के मामले को लेके। उसके बाद हमारे कुछ मुखालिफ जो हैं उन्होंने बाजार में
ये फैलाना शुरू किया था कि देखो यही सबूत है, हम आपको कह रहे हैं कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अंदर अंदर से मिले हुए हैं और ये अदालत का फैसला जो है इस चीज का सबूत है। तो उस अफवाहबाजी को रोकने के लिए हमारे लिए कांग्रेस के साथ एक प्री पोल अलायंस जो है करना वो बहुत ज्यादा जरूरी बन गया था। हालांकि हम भी इस चीज को मानते हैं कि इस अलायंस को फाइनलाइज करने के लिए हमें कुछ ऐसी सीटें देनी पड़ी जो हम नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन अलायंस में ये हो जाता है। कांग्रेस को भी शायद इसी तरह कुछ सीटें जो है अपनी कुर्बान करनी पड़ी और हमें भी वही करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी को जब सबसे ज्यादा सीट्स तो 1983 के इलेक्शन में मिली थी, मतलब 1972 तक हम इंतखाबात को काउंट ही नहीं करते। 1977 के बाद जो इलेक्शंस हुए थे तो उनको 1983 में उनको 26 सीट्स मिली थी, जिस वजह से उनके लिए आसान बन गया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस वक्त डिफेक्शंस वगैरह कराना। और उसके बाद 2002 वाला जो इलेक्शन हुआ जिसमें गुलाम नबी आजाद सरबराही कर रहे थे, कांग्रेस कैंपेन चला रहे थे, उस वक्त 20 सीट्स उनको मिली। ये इतनी सीट्स अभी उनको कभी नहीं मिली है। तो हम ये मान लें कि आपकी नजर में ये नहीं था कि हमारी निशस्तें जमा हो जाएंगी, सीट्स बढ़ेंगी, ज्यादातर ये था कि ये कांग्रेस के लिए शायद ये सीटों के बारे में था, हमारे लिए सीटों के बारे में कम और परसेप्शन के बारे में ज्यादा। ये इंप्रेशन देने के लिए कि हम बीजेपी का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। और हम ये भी मान लें कि 2 मिनट के लिए हम सपोज कर लेंगे, हालांकि आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पसंद नहीं करते, वो मुझे मालूम है। कल अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस वादी कश्मीर से ज्यादा सीट्स निशस्तें हासिल कर लेते हैं और जम्मू से भारतीय जनता पार्टी, और ऐसा लग रहा है कि यही 2 पार्टीज बनाएंगी, उस वक्त आप क्या करेंगे? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अल्लाह नजात दे कि ऐसा सूरत हाल पैदा हो, और इसी सूरत हाल से बचने के लिए हमने कांग्रेस के साथ जो है अलायंस किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपने जो अभी नक्शा एक खींचा है वो पूरा नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि सपोज कर लें। नहीं, आप सपोज मत करिए, मैं वो सपोज करने के लिए तैयार ही नहीं हूं ना। आप मेरी रात की नींद उड़ा दोगे, मैं 8 अक्टूबर तक फिर सो नहीं पाऊंगा। नहीं, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो समझदार हैं, वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और वो इन फिरका परस्त ताकतों को जम्मू कश्मीर में कामयाब होने नहीं देंगे। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर, और चलिए कश्मीर में आपने तो खुद कहा कि उनको कोई उम्मीद नहीं है सीट जीतने की। बीजेपी ने जम्मू के लिए क्या किया है? तबाही और बर्बादी के अलावा जम्मू के लोगों को बीजेपी से मिला क्या है? वो तो दरबार में कह रहे हैं कि हमने 32,000 करोड़ रुपए जम्मू पे खर्च किया है, पहली बार किसी को। फिर उनको ये भी बताना चाहिए कि वो पैसे गए कहाँ, क्योंकि जमीनी सतह पे तो वो कहीं नजर नहीं आते। हाँ, एका दुक्का कहीं प्रोजेक्ट आपने एम्स वेम्स दिया होगा, लेकिन वो एक इलाके के बाहर उसका कोई असर ही नहीं है। जम्मू जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी या 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज्यादा है। तो आप एक आध जम्मू जू, जम्मू वो यूनिवर्सिटी या वो ITI या कुछ दिखा के आप कहोगे कि हमने जम्मू में तूफान किया है, जमीनी सतह पे तो वो नजर नहीं आता। वहां लोग नाराज हैं, वहां लोग बेरोजगारी को लेके नाराज हैं। सबसे बड़ी उनकी नाराजगी दरबार मूव को लेके है। जम्मू की इकोनॉमी जो है उसको दरबार मूव कैंसिल करने पे तहस नहस किया हुआ है। अब इसलिए तो बीजेपी वाले वहां मजहब के अलावा और किसी चीज पे बात कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ा इल्जाम जो लगाना होता है इंतखाबात के दौरान किसी के खिलाफ कश्मीर पे, तो उसको जोड़ना है बीजेपी के साथ। आपको भी, जैसे कि आपने खुद जिक्र किया है कि अभी डॉक्टर फारूक साहब का भी चल ही रहा था, हालांकि अभी 2-3 दिन पहले ये हमने सुना कि उनके खिलाफ नए चार्जेस वहां पे लगा रहे हैं, ईडी जो उनके खिलाफ लगा रहे हैं इसमें क्रिकेट एसोसिएशन वाले केस में। तो आपको आपने ये बताया कि ये भी एक वजह थी कि इंप्रेशन तैयार ना हो जाए कि हम बीजेपी के साथ हैं, हम तासुर देना चाहते थे कि बिल्कुल हम इनके साथ नहीं हैं। लेकिन आपके जो मुखालिफिन हैं अक्सर वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उमर साहब खुद रहे हैं, जैसे कि सजाद लोन भी कहते हैं, ये पोस्टर बार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल रहे हैं, वजीर रहे हैं। तो इन अदर वर्ड्स वो कह रहे हैं सास फर्द गुस्से सास फर्द। मैंने इस बात का इनकार कब किया है ना? मैं तो कहता हूं कि मैंने वाजपेयी साहब की हुकूमत में काम किया, मैंने एनडीए की हुकूमत में काम किया, मैंने खुल के किया, मैं छुप के तो नहीं किया ना। और मैंने उस वाजपेयी साहब के साथ काम किया जिन्होंने जब जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की तो इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत के दायरे में बात की। उन्होंने सरहद पे जाके पाकिस्तान से कहा कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते, और हमें एक अच्छा रिश्ता आपस में कायम करना होगा। उन्होंने श्रीनगर मुजफ्फराबाद की जो सड़क है वो खोला,
जिसको मोदी साहब ने दोबारा फिर बंद किया, वो मीनार पाकिस्तान गए, वहां पे उन्होंने हाजिरी दी, तो उनका जम्मू कश्मीर के साथ जो रवैया रहा और मौजूदा बीजेपी का जो जम्मू कश्मीर के साथ रवैया रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और अगर ये सजाद लोन साहब और बाकी मेरे एनडीए में शामिल होने का वो बराबरी कर रहे हैं, तो फिर वो खुलेआम कहे ना, वो सिर्फ इतना ही काफी नहीं है ना, वो कहता है कि मोदी साहब मेरे बड़े भाई हैं तो मैं उनका छोटा भाई हूं, तो वो भी जब एक रिश्ता तस्लीम करते हैं तो अच्छी बात है। हम बीजेपी की बात कर रहे हैं तो इसमें बीजेपी अपने तौर से कुछ हकाइक दे रही है। वो कह रहे हैं कि जिस माहौल में आज के इंतखाबात हो रहे हैं, इस माहौल में कभी ये नहीं हुए। 96 है या उसके बाद भी हर वक्त खौफ यहाँ पे रहता था, पत्थरबाजी होती थी। आपको खुद भी याद होगा 2017 के ज़िमनी इलेक्शन में जब फारूक साहब लड़ रहे थे तो इतना वायलेंस हुआ, कई लोग मारे गए और साउथ कश्मीर वाला पार्लियामेंट इलेक्शन भी कैंसिल करना पड़ा उस वक्त। तो इस वक्त जो इलेक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे लोगों के पास सिक्योरिटी भी नहीं है, किसी खौफ के बगैर निकल रहे हैं, और वायलेंस की जो ग्राफ है, इसके सारे इंडिकेटर्स जो हमारे पास हैं, चाहे वो पत्थरबाजी है, सेपरेटिस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस है, एनकाउंटर्स है, किलिंग्स हैं, हड़ताल हैं, ये सब चीजें बहुत निचली लेवल पे आ गई हैं। हालांकि हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं, 2014 में भी हमारे पास इंडिकेटर्स हैं, वो तकरीबन इसी लेवल पे आ चुके थे। ये जो बाद में उभार इसका हुआ 2015 के बाद बना, जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनी। तो क्या आप उनको इसके लिए कोई क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने यहाँ पे अमन लाने में कोई काम किया है बीजेपी ने? हमें मान के चलना होगा कि कम से कम वो जो पत्थरबाजी का आपने जिक्र किया, वो आज इतना देखने को नहीं मिलता जितना बीच बीच में हम देख रहे थे। अलायदगी पसंद जो लीडर हैं वो अब बॉयकॉट कॉल देने से डरते हैं, खुलेआम घूम तो रहे हैं लेकिन बॉयकॉट की बात कोई नहीं कर रहा है। अब ये इसलिए है कि उन्हें डराया या धमकाया जा रहा है या उनकी सोच में तब्दीली आई है, ये मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन चलिए, कम से कम अगर इतना ही फर्क आया है और अगर इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है तो वो क्रेडिट ले ले। लेकिन जम्मू कश्मीर में फिलहाल हालात को इस तरह बनाए रखने में जो जेलों का इस्तेमाल हुआ है उसका भी फिर वो जवाब दें। बीजेपी वाले कम से कम कश्मीर में लोगों को ये बताएं कि गिरफ्तारियां कितनी हुई, जम्मू कश्मीर से बाहर कितने नौजवान हैं जो जेल में सड़ रहे हैं, कम से कम उस चीज का तो जवाब दें। फिर हमें पता चलेगा कि ये जो पीस जो काम है ये क्या खुद ब खुद पैदा हुआ है या इसको तैयार किया गया है गिरफ्तारियों के वजह से। लेकिन ऐसा नहीं तो होगा नहीं ना कि खौफ की वजह से सारे के सारे लोग हंसने पे आ जाएं। मुझे ज्यादा लोग हंसते हुए नजर नहीं आते आजकल। लोगों में थोड़ी मायूसी और परेशानी है। मुझे इतनी हंसी नजर नहीं आती जितनी नजर आनी चाहिए। एक जब हम कौमी पार्टीज का जिक्र करते हैं, कांग्रेस का, और इसमें अब भारतीय जनता पार्टी दूसरी जैसे कि सरकर्दा कौमी पार्टी है। कांग्रेस ने 1972 में, बल्कि 1969 से ही जमात इस्लामी का इस्तेमाल किया था। इनको पंचायत का इलेक्शन लड़वाया था। उसके बाद 1971 वाला लोकसभा इलेक्शन भी लड़वाया था, जिसमें सईद अली शेख गिलानी खुद उम्मीदवार थे और अब्दुल रज़ाक मीर बिचरो वहां से साउथ कश्मीर से उनके कैंडिडेट थे। उसके बाद उन्होंने 1984 तक इलेक्शन लड़े, ये जो है, लेकिन बाद में उन्हें अपने तौर पे लड़े। लेकिन 1972 वाले इलेक्शन में एक इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जिस वक्त सब लोगों की नामजदगियां रद्द करते थे, मुखालिफ उम्मीदवारों की, बहुत सारे लोगों की, पर्टिकुलर 1967 के इलेक्शन में और 1972 के इलेक्शन में, इस वक्त जमात इस्लामी के 22 लोगों को लाया गया, उन्होंने फॉर्म भरे और उनमें से 5 लोगों को डिक्लेयर किया गया कि ये लोग जीत गए हैं उन इलेक्शन में जिनको बिल्कुल उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं थी। इसमें सईद अली शेख गिलानी सोपोर से, कारी सैफुद्दीन खामियार से, ये जो है एक गुलाम नबी नौशहरी टंकीपुरा से जो हवा कदल है, अली मोहम्मद एक थे वो वहां से, नांदी जो अब खामोश अलीपुर अब अनंतनाग वेस्ट बन गई है, अब्दुल रज़ाक मीर बिचरो कुलगाम से, इन लोगों को वहां पे ये कामयाब करार दिया गया था। वो एक तरह से कांग्रेस के एक फैक्शन का हिस्सा थे। अब कई साल के बाद बीजेपी सरकार के दौरान ऐसा ही हो रहा है। हम अभी तक हमारे पास ये सबूत कोई नहीं है कि बीजेपी का हिस्सा है या उनको वो ला रहे हैं, हालांकि आपका इस बारे में दावा है कि वही उनको ला रहे हैं। क्या आपको लग रहा है
कि इनके आने से यहाँ पे एक ये जो है सेपरेटिस्ट वेव जो पिछले 5 साल के दौरान दब गई थी, जिसके इंडिकेटर्स का मैंने जिक्र किया, आपको लग रहा है कि एक अनसर्टेनिटी का माहौल इससे फिर आएगा यहाँ पे? आना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हल्फ लेके लड़ रहे हैं, और हल्फ उनको हिंदुस्तान के आईन और मुल्क के सालमियत का जो है दिलाया जाता है। तो अब किसी को कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि ये लोग जो हैं मुल्क के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। इन्होंने वही हल्फ उठाया जो हमने उठाया। मैंने तो सिर्फ शुरू में यही कहा कि जो 35 साल का जो दौर रहा है, जो तबाही रही है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं तो किसी को जवाब देना होगा। दिल्ली से यहाँ आने के बाद ये लोग बोलते हैं कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं अपने भाइयों को छुड़ाने के लिए जेलों से, क्योंकि हमारे भाई जेलों में बंद है। जमात कह रही है कि हम पाबंदी हटाने के लिए इलेक्शन में है। अभी तक इनमें से किसी ने 2 बोल नहीं बोले हैं हिंदुस्तानी जमहूरियत के हक में, जिसकी वजह से उनको शिकार हो, जिसकी वजह से आप शिकार होते हैं। अब इलेक्शन लड़ना हिंदुस्तान की जमहूरियत को कबूल करना है। आप बिना हिंदुस्तान की जमहूरियत को कबूल किए इलेक्शन लड़ नहीं सकते हो। आपने हल्फ उठाया है, उस हल्फ में आपने सिर्फ 2 चीजें कहनी है कि आप हिंदुस्तान के आईन को मानते हो और हिंदुस्तान की सालमियत को मानते हो। उन दोनों चीजों पे इन लोगों ने हल्फ उठाया है। अब इसके बाद वो मुल्क के खिलाफ बात कैसे कर सकते हैं? वो तो पाकिस्तान में भी जो बैठा है मोहम्मद यूसुफ शाह सलाहुद्दीन जो है हिज़्बुल मुजाहिदीन का चीफ, वो बता रहा है कि हमने इलेक्शन इसलिए लड़ा था क्योंकि हमें वहां पे असेंबली में जाकर के वहां पे जो हमारा मतलब नजरिया है प्लेबिसिट का, वो हमें वहां पे कराना था। इस वजह से हम इलेक्शन लड़ रहे थे। हम एक गंदी नाली में डुबकी मार रहे थे, वो ऐसे बता रहे थे। तो उसी मंतक की बुनियाद पे ये लोग भी आ सकते हैं इलेक्शन में। तो अगर इस तरह की कोई तकरीर आ जाए तो हम भी सुने। ऐसी फिलहाल तो मैंने ऐसी कोई बात सुनी नहीं इनसे। तकरीर में तो ये लोग नहीं कहेंगे ना, तकरीर में ये क्यों कहेंगे? तकरीर में तो ये बिल्कुल वही सॉफ्ट सेपरेटिस्ट स्टैंड ले लेंगे। हलफ तो उन्होंने ले लिया। इंजीनियर रशीद ने 2 बार हलफ लेने के बाद रायशुमारी का नारा लगा दिया और के खिलाफ बोला। ये भी अगर उस तरह का नारा, इसलिए मैंने कहा ना, मैं इंजीनियर रशीद से आज इस इलेक्शन में वो नारा सुनना चाहता हूं। मैं भी देखूं अगर वो इस तरह का नारा देता है आज। देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस एतबार से दूसरी पार्टी से मुख्तलिफ है। हालांकि सभी पार्टीज के इंक्लूडिंग बीजेपी के लोग यहाँ पे मारे गए हैं अस्करी मतलब इन हमलों में, दहशतगर्दी के हमलों में। कांग्रेस पार्टी के भी कुछ लोग होंगे इंक्लूडिंग पीडीपी के। मुझे याद है मुफ्ती मोहम्मद सईद के एक अंकल पर भी हमला हुआ था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक इस बारे में एक इम्तियाज ये है कि इसके तकरीबन 3-4 हजार लोग, जैसे कि आपका दावा है कि वो मारे गए हैं, आपके नवाज सूबे में बाज़ाब्ता तौर पर उन लोगों के फोटो वहां पे है, एक यादगार वहां पे है। बहुत सारे लोग हैं जिनको इस बुनियाद पे मारा गया है कि ये लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिंदुस्तानी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मीन्स कि जो 90 के बाद वाला इलेक्शन, मतलब 90 से पहले वाला इलेक्शन, बहुत सारे लोग, मैं तो गिन सकता हूँ 20 नाम आपके मिनिस्टर्स के और आपके एमएलए के जो मारे गए। लेकिन उसके बाद भी 90 के बाद भी कई लोग मारे गए। अब्दुल अहद कार आपका था एमएलए लंगेट से, मुश्ताक अहमद लोन जो मिनिस्टर भी था सोगाम से, लोलाब से, और गुलाम हसन भट्ट जो वो भी मिनिस्टर थे डोरो से, जो 96 के इलेक्शंस के बाद मारे गए। लेकिन एक बात हमने महसूस की है कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का इनके बारे में सख्त गिर रवैया था, वो 2002 के इलेक्शन के बाद अचानक उसमें कमी आ गई। मतलब इनके खिलाफ दहशतगर्द का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मतलब 2017 में इस कदर हालात आ गए कि फारूक साहब ने खुद बताया कि ये लोग उन्होंने एक काज के लिए बंदूक उठा ली है, तो वो याद रखना चाहिए। अब्दुल मजीद लारमी ने इसी 2017 में दिसंबर में ये बता दिया कि ये लोग शहीद हैं। तो ये क्यों है? क्या इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस? मैं एक आदमी या एक शख्स के एक तकरीर पर नहीं जाऊंगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस देखते हैं हम उनको उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से हमने हमेशा देखा है कि उन्होंने यहाँ पे तबाही और बर्बादी लाई, यहाँ पे मासूम लोगों की जानें जो हैं वो गंवाई, और उसके बरक्स उन्होंने हासिल कुछ नहीं किया। जो हमने पहले दिन से आपको याद होगा हजरत बल की उस तकरीर का, जिसने फारूक साहब ने जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के नौजवानों को उस वक्त अपील किया था कि अगर आपको फारूक अब्दुल्ला पसंद नहीं है मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन ये बंदूक मत उठाओ।
اس بندوق سے صرف تباہی اور بربادی آئے گی اور کچھ نہیں. ہم بالکل اسی جگہ کھڑے ہیں. باقی ایک آدھ آدمی نے کہیں جذبات میں آ کے کوئی تقریر کی ہوگی, وہ نیشنل کانفرنس کی پالیسی نہیں. بعض تبدیلیاں ہوئی ہیں 2019 کے بعد جو آئین میں لائی گئی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر کو اختیار دیا گیا ہے 5 لوگوں کو نامزد کرنے کا. اس سے پہلے بھی جب آپ چیف منسٹر تھے تو اس وقت گورنر ہوا کرتے تھے تو وہ بھی 2 لوگوں کو نامزد کرتے تھے جن میں وہ خواتین ہوتی تھی, نامزد خواتین, لیکن ان کو وہ حق نہیں ہوتا تھا کہ وہ گورنمنٹ فارمیشن میں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا تھا. لیکن ان لوگوں کو وہ ووٹ بھی دیا گیا ہے جیسے ہم کو بتایا گیا ہے کہ 5 ووٹ. تو اس سے تو 2 منٹ کے لیے اگر یہ بھی مان لیں کہ آپ برابر ایبسولوٹ میجارٹی آپ کو 46 سیٹس حاصل کر لیتے ہیں تو 5 لوگ جو ہوں گے وہ ظاہر ہے وہ سینٹرل رولنگ پارٹی کے حساب سے آئیں گے تو وہ تو یہ بدل سکتے ہیں. اس چیز کو بہت سارے لوگوں کا اندازہ تھا کہ نیشنل کانفرنس اس شک کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی, لیکن ابھی تک ہماری نظر میں ایسا نہیں ہے. ابھی تک ہم نے کیا نہیں. اب کیونکہ اسے بدل سکتی ہے نا, حیت بدل سکتی ہے نا, بدل سکتی ہے. اب نتیجوں کے بعد دیکھ لیں گے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس چیز کو نہیں, ہم حقیقت یہ ہے کہ ہم باقی پارٹیاں جو بی جے پی کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں ہم 0 سے شروع کر رہے ہیں, بی جے پی 5 سے شروع کر رہی ہے. تو ہمیں پہلے ان 5 کو نیگیٹ کرنا ہوگا, پھر اپنی میجورٹی بنانی ہوگی. لیکن آگے جا کے ان سیٹوں کو بھرنے کا کام جو ہے بے شک گورنر کرے, لیکن جس طرح آپ نے خواتینوں کی بات کی, نامینیٹڈ سیٹس کی, وہ گورنر ہی بھرتا تھا بٹ آن دی ایڈوائس آف دا گورنمنٹ. تو بالکل یہ جو باقی سیٹیں ہیں نامینیشن والی, الیکشن کے بعد ان کو بھرنے کا کام گورنر ہی کرے بٹ آن دی ایڈوائس آف دی الیکٹڈ گورنمنٹ. لیکن ابھی تک ایسا نہیں ہے, لیکن یہ تبدیلی آنی ہوگی. ہمارے حساب سے تو جو ہی یہ مکمل ہوگا انتخابات کا عمل تو اس کے فوراً بعد لیفٹیننٹ گورنر صاحب 5 لوگوں کو نامزد کریں گے, اس سے پہلے کی گورنمنٹ بنی ہوگی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اسے ایک حیت ہی بدل جائے گی نا, اس بات کے باوجود کہ اگر آپ نے اکثریت بھی حاصل کر لی ہوگی. اب نتیجے آنے دیجئے, پھر دیکھتے ہیں ان 5 کا کتنا اثر ہوگا. ہمارے ساتھ جو نوجوان یہاں پہ بات کرتے ہیں بڑی حد تک وہ ڈس اپوائنٹڈ ہے. میں نہیں مانتا ہوں کہ وہ ان جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نوکریاں دے دی وغیرہ بہت ساری چیزیں دے دی, وہ میں آپ کی بات سے سہمت ہوں. لیکن بہت سارے لوگ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو اوپن میرٹ کی جو کیٹیگری یہاں پہ تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب سے بڑا پاپولیشن کا چک ہمارا ہے, ہم 70% کے قریب لوگ ہیں, اور یہ جو نوجوان ہیں جو امپلائیبل ہیں اور یہ بھی 60-70% ہمارے الیکٹوریٹ میں ہی ہیں, یہ لوگ ہیں جو 18 سے 40 تک یہ لوگ لگتے ہیں سرکاری نوکری میں. یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہماری بات کوئی نہیں کر رہا, حالانکہ آپ کے منشور میں یہ ہے کہ ہم اس کو ریویو کریں گے, لیکن اس کو لے کر کے ابھی جو مرکزی وزیر داخلہ آئے تھے جموں میں تو انہوں نے چیلنج کیا, انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی حال میں اس کو بدلنے نہیں دیں گے اس آرکشن کو. اب وزیر داخلہ جو کہے سو کہے, یہاں کی حکومت اپنے فیصلے خود کرے گی. ہمیں موقع ملے گا تو جو ہم نے منشور میں کہا ہے کہ ہم انصاف کریں گے سب سے, ہم اس پہ قائم ہیں. سب سے بڑا جو آپ کا نعرہ ہے کہ ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ, حالانکہ نیشنل کانفرنس کا یہ بھی مطلب کمٹمنٹ ہے کہ ریسٹوریشن آف 370 جو کانگریس کا نہیں ہے لیکن نیشنل کانفرنس کا ہے اور پی ڈی پی کا بھی ہے. تو لیکن مرکزی سرکار اور خاص طور سے وزیر داخلہ امت شاہ بول رہے ہیں کہ یہ کون سا دے دیں گے, یہ تو دینا ہے مرکزی سرکار کو, ان کے پاس مرکزی سرکار تھوڑی ہے. اس حساب سے تو اگر ہم چلیں تو ابھی تو الیکشن بھی نہیں ہوتے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ان کی منظوری سے ہو رہا ہے؟ ان کو تو مجبور کیا الیکشن کرنے کے لیے, سپریم کورٹ کے فیصلے پہ یہ الیکشن کیے جا رہے ہیں. یہ وزیر داخلہ صاحب یا وزیر اعظم صاحب اپنی مرضی سے ہمیں یہ الیکشن نہیں کرا رہے ہیں. ہمیں تو 5 سال ان الیکشنوں کے لیے ویٹ کرایا, 6 سال. اب 2018 میں محبوبہ مفتی صاحبہ کو بی جے پی نے جو ہے حکومت سے ہٹایا, تب سے آج تک ہم انتظار کرتے آئے. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ الیکشن ہوئے, نہیں تو یہ الیکشن ہونے ہی نہیں تھے. پتہ نہیں کب تک یہ ہمیں انتظار کراتے. تو جس طرح ہم نے سپریم کورٹ سے الیکشن کرائے اس طرح اگر ضرورت پڑے گی تو ہم سپریم کورٹ سے اسٹیٹ ہوڈ واپس کروا لیں گے. ایک اور تضاد ہے جو اپوزیشن اور مطلب مرکزی سرکار میں ہے, وہ یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہم رستے کھولنے کی بات کریں گے, پاکستان کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ شروع کرنے کی بات کریں گے,
لیکن بی جے پی کے جو لیڈرز ہیں، سینئر لیڈرز، وہ لگاتار بتا رہے ہیں کہ جب تک وہاں، ابھی راجناتھ سنگھ نے بھی وہی بتایا، تو انہوں نے کہا کہ جب تک تشدد ختم نہیں ہوگا تب تک ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں تو سپریم کورٹ کی وہی ڈائریکشن نہیں آئے گی. آپ کس طرح سے ان کو مجبور کریں گے ان چیزوں پہ؟ بات چیت کے لیے دیکھنا، بات چیت کے لیے کوئی ان کو مجبور نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم بات چیت کے حق میں تو ہم بات کرتے رہیں گے. بات چیت کے لیے ماحول بنانے میں ہم اپنا جو ہے یوگدان کریں گے، اپنی کوشش برقرار رکھیں گے، اور امید کریں گے کہ پاکستان بھی کچھ اس طرح کے اقدامات اٹھائیں جس سے کہ بات چیت ممکن ہو پائے. آپ کے جو مطلب انٹلیکچوئل مخالفین ہیں، ان کا ایک یہ پوائنٹ رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس 2002 کے بعد ختم ہو چکی ہے، اس میں جو ان کے حمایتی ہیں یا ووٹ ڈالنے والے ہیں وہ وہی بزرگ لوگ ہیں 60 سے 80 سال عمر کے، اور جو نوجوان ہیں وہ کچھ اور چاہتے ہیں. ابھی بی جے پی بھی وہی بول رہی ہے، نیا کشمیر اور یوتھ ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ اس چیز کو کس طرح سے اس کی تکذیب کریں گے، کس طرح سے دکھلائیں گے؟ میں نے اپنے جلسوں میں تو اس کا ثبوت نہیں دیکھا. جہاں پہ ہمارے جلوس ہوتے ہیں، جہاں پہ ہمارے جلسے ہوتے ہیں، وہاں بزرگوں کی تعداد ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس سے کئی گنا زیادہ تو وہاں نوجوان اس میں شرکت کرتے ہیں. اگر پچھلے پارلیمنٹ الیکشن کی ہم بات کریں، چلیے بارہمولہ میں جو ہوا سو ہوا، آغا روح اللہ صاحب اور میاں الطاف صاحب کی کامیابی میں وہاں کیا آپ کو کہیں نوجوان نظر نہیں آئے؟ مجھے تو بھاری تعداد میں وہاں نوجوانوں کی شرکت نظر آئی. آپ ذاتی طور پہ اتنے سال سے ہیں، 98 سے لگاتار آپ الیکشنز میں ہیں، آپ کو یہ فرق محسوس کر رہے ہیں کہ پہلے جو وادی کشمیر کے جو نوجوان تھے آپ سے دور دور رہنا چاہتے تھے اور اب وہ آپ کے نزدیک آنا چاہتے ہیں، آپ کہیں پہ یہ محسوس کر رہے ہیں یہ چیز؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم کر رہے ہیں محسوس. شاید ہم اور زیادہ نوجوانوں کو اپنے طرف مطلب کھینچنا چاہیں گے، لیکن پچھلے الیکشنوں میں اور اس الیکشن میں، اس سال جو الیکشن رہے پارلیمنٹ کے اور اب اس اسمبلی میں، نوجوانوں کا نیشنل کانفرنس کی طرف رخ جو ہے اس میں کافی حد تک بدلاؤ آیا ہے. آپ نے بتا دیا ہے کہ جب یہاں پہ اسمبلی بنے گی تو ہم سب سے پہلے یہ ریزولوشن لائیں گے 370 کی واپسی وغیرہ. 370 میں نے کہا کہ ہم ریزولوشن یہ لائیں گے کہ جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ 5 اگست 2019 کے فیصلے کو منظور نہیں کرتے. اور ظاہر سی بات ہے، اگر بی جے پی کو اپنی میجورٹی نہیں آتی تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں 5 اگست 2019 کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں. یہ تو سیاسی طور پر ایک آپ کا پوائنٹ ہے کہ ہم یہ کریں گے، لیکن جو لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، خاص طور سے ہمارے یوتھس اور بے روزگار نوجوان جنہوں نے ڈگریز حاصل کر لی ہیں، مختلف شعبوں میں بیکار بیٹھے ہیں، تو ان کو کیسے لگے گا کہ اب اگر ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا تو ہے نہیں نا. ہم صرف یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ آپ ہمیں ووٹ دو کیونکہ ہم 370 کے حق میں ہیں، یا آپ ہمیں ووٹ دو کیونکہ ہم 5 اگست 2019 کے خلاف ہیں. ہم تو لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دے دیجئے اب ہمارا منشور پڑھ کے، جس میں ہم نے بے روزگار نوجوانوں کے لیے بات کی ہے، جس میں ہم نے تعلیم کے لیے بات کی ہے، جس میں ہم نے مہنگائی کا جو اثر ہے اس کو کم کرنے کے لیے بات کی ہے، جس میں ہم نے بجلی کو لے کے بات کی ہے. مطلب ہر شعبہ جو یہاں پہ جموں کشمیر میں ہے، ہر مطلب طبقہ جو آج پریشان ہے، ان کی پریشانی کو لے کے ہم نے منشور میں اس کا ذکر کیا. ہم صرف 370 یا اسٹیٹ ہوڈ یا سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں. پروگرام کے آخر میں ہم پہلے سوال پہ پھر آ جائیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ لوک سبھا والے الیکشن میں ایک ویو یہاں پہ جنریٹ کیا گیا، اب اس سے کہیں زیادہ لوگ آئے. اس وقت ایک انجینئر رشید ہی تھا، اب تو سرجان برکت تھی، جماعت اسلامی، اب تو افضل گرو کا بھائی بھی کہہ رہا ہے کہ میں سپور سے الیکشن لڑوں گا. کیا آپ نے اتنے الیکشن لڑے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ویو یہ جنریٹ کر پائیں گے کشمیر میں جو آپ کے لیے خطرہ؟ اب کون آج کے دن میں کون کہہ سکتا ہے. میں اپنے الیکشن کے حوالے سے اگر بات کروں تو پہلے ہفتہ 10 دن تو کوئی ویو نظر ہی نہیں آئی. جو سارا ویو جو وہاں چلی وہ آخری 5-6 دنوں میں. تو ابھی دیکھیں 37 سال کے بعد پہلی بار جماعت اسلامی نے ایک انتخابی جلسہ کیا جس میں جوش و خروش بھی تھا شوپیان میں کچھ دن پہلے. میں نے اس کے حوالے سے وہ رپورٹیں دیکھی. تو آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ ایک نیا دور یہاں پہ شروع ہونے والا ہے جس میں آپ جیسی پارٹیز کے لیے ایک خطرہ بنے گا جو اندر سے پھر بڑھ جائے گا؟ ان فورسز نے پہلے بھی، مطلب ان پارٹیوں نے، ان تنظیموں نے پہلے بھی نیشنل کانفرنس کے خلاف ووٹ دیے ہیں.
उस वक्त इन्होंने दूसरी पार्टियों की मदद की, आज ये खुल के अपने लिए वोट मांग रहे हैं। मुझे तो एक तरफ से इस बात की खुशी है, क्योंकि अक्सर बेशतर हमारा ये तजुर्बा रहा है कि डर और खौफ के वजह से मेरे वर्कर घर से बाहर नहीं आते थे। उनको लगता था कि अगर वो बाहर निकलते वोट डालने के लिए तो उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ता। लेकिन आज जब ये जमात वालों को बाहर वोट देते हुए देखेंगे, अफजल गुरु के भाई को इलेक्शन लड़ते हुए देखेंगे, ये आपके सरजन बरकती को वोट मांगते हुए देखेंगे, तो मुझे लगता है मेरे जो वोटर, मेरे जो पार्टी के वर्कर जो इससे पहले खौफ के वजह से घर में छुपे हुए रहते थे, वो भी खुल के बाहर आएंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, और उसका तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा ही होगा। इसका क्रेडिट देंगे आप भारतीय जनता पार्टी को? अगर वो चाहते हैं तो ले लेना, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। उमर अब्दुल्ला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इन द थिक ऑफ योर कैंपेन यू केम एंड आपने इसमें अपने ख्यालात का इजहार किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।